चलिए स्टूडेंट्स, हेलो, हाय। तो ये जो लेक्चर है ये बेसिकली कंटिन्यूएशन का लेक्चर है जो DFCCIL का पेपर एनालिसिस हम लोग कर रहे थे बच्चों। ये जो DFCCIL का पेपर एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव का, मेरे अपने सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे वहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन वहाँ पर सारे फैकल्टीज़ ने कराया है। मैं जो सोल्यूशन करने वाला हूँ वो बच्चे बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन और मशीन को लेके करने वाला हूँ। मशीन में 11 क्वेश्चन आए बच्चे, यूटिलाइजेशन में एक, 7 क्वेश्चन पावर सिस्टम में, 1 क्वेश्चन मेजरमेंट में और 4 क्वेश्चन बच्चे बेसिक इलेक्ट्रिकल में हैं। बाकी के सारे सॉल्यूशंस आपको दूसरे जो कंटिन्यूएशन में हुए लेक्चर उसमें मिल जाएंगे। मेरे कुछ लेक्चर में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने जैसे कि आपको वादा किया था कि मैं तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण फॉन्ट अच्छे से नहीं दिख रहा था। हालांकि कुछ बच्चों को उसमें एक बहुत ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को लेके आपत्ति उठाई भी कि क्या कहते हैं, मतलब ऐसा क्यों करके। बट बेटा हमारे हाथ में नहीं होती, कभी कभी कुछ फॉल्ट हो जाते हैं। बट हम लोग आपसे जो प्रॉमिस किए हैं कि आपको सोल्यूशन देंगे, तो वो हम लोग आप लोगों तक लेके आए हैं, ठीक है। तो DFCCIL का जो हम लोग बात कर रहे हैं पेपर एनालिसिस की, तो ये सारी अलग अलग फैकल्टीज़ ने बच्चे आपको करवाया हुआ है। ये माइक्रो पावर नहीं है बच्चे, माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। EMFT, कम्युनिकेशन, डिजिटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी आपके कृष्णा सर और आनंद सर ने क्लास ली हुई है। मेरी बस टेक्निकल फॉल्ट के कारण तब मैं नहीं लेकर पाया था, तो मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है ये 5 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है बच्चे। तो हम लोग आगे डिटेल में चलते हैं, इस क्लास को लेते हैं। तब तक मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं बच्चे कि अभी सुबह 7 बजे बच्चे, सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे आप लोगों की लगातार क्लास चल रही है। सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे आप लोगों की लगातार क्लास चल रही है जेनिक ITI चैनल पर, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि जेनिक ITI चैनल पर जो ये क्लासेस चल रही हैं, ये अलग ही चैनल बनाया है हमने ताकि AJE स्टडी चैनल में हौश पौश ना हो, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब बात करते हैं कि कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन है कि क्या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स क्लास को देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं बच्चे, कॉन्सेप्चुअल सारी चीज़ें बताई जाएंगी, वो बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो सुबह 7 की क्लास हो रही है बच्चे, ये MCQ की क्लास हो रही है, ठीक है। इसमें मल्टीपल MCQs हम लोग करते हैं। और जो शाम 7 बजे की बच्चे क्लास हो रही है, ये आपकी बच्चे डिटेल्ड कंसेप्ट की क्लास हो रही है। इसमें हम लोग पूरा का पूरा अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, इलेक्ट्रिकल का जो थ्योरी है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। डिटेल्ड क्लास हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। इतना सबको पॉइंट क्लियर है बच्चे, ठीक है। अभी आप लोगों को क्लास के ये जो कमेंट है इसमें आपको लिंक दिख जाएगा, जिसमें आपका टेलीग्राम लिंक होगा और आपका लिंक होगा यूट्यूब चैनल का। तो आप इसे सब्सक्राइब करके रख लिए। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव जैसे पेपर में एक्सपेक्ट नहीं थे पर दिए हुए हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं बच्चे। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है। जिस बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम होगी मैं बच्चे बता के चलूंगा। हमें इस क्वेश्चन में अंतरण फलन माने कि बच्चे ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है, ठीक है। इसमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है। देखिए कैपेसिटर को बच्चे हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1/SC लिख देते हैं और इंडक्टर को बच्चे हम लोग SL लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन निकालना है बच्चे। ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। अब आउटपुट वोल्टेज बच्चे क्या है, यहाँ पर V0 है और इनपुट वोल्टेज बच्चे क्या है, V1 है। तो आइए वोल्टेज डिवीजन हम लोग अप्लाई करते हैं। वोल्टेज डिवीजन, ठीक है, हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज डिवीजन बच्चे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। वोल्टेज डिवीजन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें बच्चे वोल्टेज डिवीजन की, अगर हम लोग बात करें बच्चे वोल्टेज डिवीजन की, तो V0 बच्चे क्या होता है, V0 बच्चे क्या होता है, आपका V0 क्या होता है बच्चे, जो V0 है बच्चे क्या होगा, जिसमें हमें निकालना है उसको हम लोग लेंगे, उसका इम्पीडेंस हम लोग लेंगे। तो टोटल वोल्टेज बच्चे क्या हुआ, V1, और जिसमें हमें निकालना है उसका टोटल इम्पीडेंस हम लोग लेंगे 1/SC अपॉन टोटल, हम इस पूरे का टोटल लेंगे। देखिए सिंपल वोल्टेज डिवीजन लगा रहा हूँ। देखिए L नहीं लिखेंगे बच्चे, SL लिखेंगे 1/SC, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस V0/V1 कर दूंगा, मतलब ये V1 को नीचे ले आऊँगा क्योंकि मुझे यही तो ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो बच्चे मुझे जो ट्रांसफर फंक्शन निकालना है वो मुझे V0/V1 निकालना है। और ये क्या होगा बच्चे, 1/SC अपॉन R प्लस SL प्लस 1/SC, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये 1/, ठीक है,
एस आर सी हो जाएगा प्लस एस स्क्वायर एल सी प्लस 1। ठीक है, ये हमारा मतलब बच्चे सी आंसर हमारा आएगा, हमारा सी आंसर आएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर अच्छा खासा बच्चे पेपर बनाता, कट ऑफ नो डाउट कम ही जाएगी। अब देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई प्रतिरोध आर है, कोई प्रतिरोध बच्चे आर है, ठीक है, और उसको ईएमएफ बैटरी से कनेक्ट किया है, यहाँ पर ईएमएफ से कनेक्ट किया है, ठीक है। तब प्रतिरोधक में प्रवाहित आवेश की हमें पता करना है, मतलब प्रतिरोधक में प्रवाहित आवेश क्या होगा। तो अगर मैं बात करूंगा Q की, मतलब यहाँ पर नो डाउट कोई ना कोई करंट बहेगा, और बच्चे इसने Q दिया हुआ है, तो Q हम सबको मालूम है कि dQ/dt होता है। अब वो पूछ रहा है तार में एनर्जी लॉस क्या होगा, तो बच्चे वो क्या पूछ रहा है हमें यहाँ पर, एनर्जी लॉस पूछ रहा है, एनर्जी लॉस पूछ रहा है बच्चे वो हमें यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर हम लोग एनर्जी लॉस की बात करेंगे ना बच्चे, तो क्या होगा एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस हमें मालूम है कि I²RT होता है, ठीक है। अब यहाँ पर I निकालेंगे तो बच्चे हम लोग इसे क्या करेंगे, Q को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए Q हमें क्या दिया था, Q हमें दिया था AT माइनस BT²। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो बच्चे A माइनस 2BT ये आएगा हमारा करंट, ठीक है, ये हमारा क्या आएगा बच्चे, करंट आएगा। अब अगर हम लोग बात करें A माइनस 2BT की, ठीक है, I में इजिकल्स टू हम लोगों ने, अब ये I की वैल्यू बच्चे हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो A माइनस 2BT की बात अगर हम लोग करें, ये कुछ बच्चे इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। पर जब हम इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है बच्चे कि ये क्वेश्चन अधूरा है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अब आपका DFCCIL इसके नंबर देगा या नहीं देगा ये तो मुझे नहीं मालूम, बट ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इसको ये क्वेश्चन बच्चे बेसिकली NCERT का क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन बेसिकली इनकम्प्लीट है, ठीक है ना बच्चे। इस क्वेश्चन में एक्चुअली देना चाहिए था कि इस क्वेश्चन में इन्हें देना चाहिए था कंप्लीट करने के लिए कि कैलकुलेट द, देखिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट मैं कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर इसके आगे एक और स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगी कि उस क्षण तक निकालें, उस क्षण तक निकालें, या निकालें जहां इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस मतलब क्षणिक करंट, इंस्टेंटेनियस करंट जीरो है, जीरो है, मतलब कि कुल मिला के फाइंड टिल वेयर द इंस्टेंटेनियस करंट इज जीरो, फाइंड टिल where the instantaneous current is zero, ठीक है। हालांकि बच्चों ये आंसर दे रखा था क्वेश्चन पेपर वालों ने, आंसर ये सही ही है, ठीक है, पर अगर इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे तब ये आंसर आएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, अधूरा है, सही नहीं है, तो इसे करवाने का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर बनेगा वो ये बनेगा, बट ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। अब लेट्स सी DFCCIL इसमें क्या करता है, ठीक है। चलिए तो उस क्षण तक निकालें जहां क्षणिक करंट का मान जीरो हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं पार्श्वपथ संधारित्र मतलब कैपेसिटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब कैपेसिटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है इनमें से, ठीक है। कैपेसिटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए कैपेसिटर द्वारा उत्पादित वार्स वोल्टेज गिरने के साथ गिरती है, तो देखिए Q जो होता है हमारा बच्चे वो क्या होता है V²/XC। तो क्या होता है अगर मेरे वोल्टेज गिरेगी तो मेरी Q भी गिरेगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अगर वोल्टेज गिरेगा तो हमारा वार भी जो पैदा हो रहा है, वार जो पैदा हो रहा है वो भी गिरने लग जाएगी। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, गिरने लग जाएगी कि नहीं। तो वो पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें बच्चे पार्श्वना संधारित्र का मतलब कैपेसिटर का उपयोग लैगिंग सर्किट में, मतलब कहाँ किया जाता है, लैगिंग सर्किट में या लैगिंग पावर फैक्टर में परिपथों के लिए किया जाता है। तो जहां पर लैगिंग पावर फैक्टर होता है वहां तो कैपेसिटर का यूज करते ही है ताकि पावर फैक्टर हमारा किस में आ जाए, लीडिंग में आ जाए। तो ये तो बात सच्चाई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि कैपेसिटर का उपयोग वोल्टेज का मान को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है।
प्रतिघाती शक्ति की आपूर्ति हेतु भी किया जाता है। मतलब इसको बच्चे जो लोग हिंदी में समझते हैं वो हिंदी में सही, बट मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल की हिंदी थोड़ी सी लोचा होता है इसमें, मतलब थोड़ा कट्टा कठिन होती है, ठीक है। हालांकि पेपर में ना कुछ ज़्यादा कठिन दे भी रखी है, इतनी कठिन देनी नहीं चाहिए, बट मैं हमेशा इसीलिए अपने हिंदी वाले बच्चों को ये चीज़ बताता हूँ कि आप लोग इंग्लिश भी साथ में फोकस करके चलिए, क्योंकि हिंदी इतनी कठिन आती है बच्चे, आपने भले हिंदी से पढ़ाई करी हो बट टेक्निकल की हिंदी में आप फंसोगे, तय बात है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बच्चे आप लोगों को बोल के चलता हूँ कि हिंदी के क्वेश्चंस जो है आप हिंदी को प्रेफरेंस दीजिए, पर इंग्लिश को भी साथ में ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। तो ये कह रहा है कि कौन कैपेसिटर का यूज वोल्टेज के मान को बनाए रखने के लिए करता है। हाँ बिल्कुल, अगर देखिए वार की क्वांटिटी सही होगी तो वोल्टेज भी कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। और आवश्यक प्रतिघाती शक्ति की आपूर्ति हेतु, और पता है ये क्या कह रहा है कि जैसे कभी कभी हमारा लैगिंग लोड लगा होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग से कैपेसिटर लगा देते हैं, तो ये जो हमारे वार है, जो लैगिंग लोड को, हमारे इंडक्टर को कमी होती है वार की, उसमें क्या करता है, ये वार को सप्लाई दे देता है, खिला देता है, वार को सप्लाई खिला देता है। ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब कि जो आपूर्ति, जो रिएक्टिव पावर की इंडक्टर को कमी होती है वो ये कैपेसिटर सप्लाई कर देता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बच्चे सही है। तो कथन गलत कौन सा होगा बच्चे, ये होगा कि केवल हानियों और वोल्टेज पाथ को न्यूनतम करने के लिए यूज किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है, ठीक है ना स्टेटमेंट। चलिए बच्चे, मशीन की बात हम लोग करते हैं। एसी सर्वो मोटर का अवगुण नहीं है, मतलब विच वन इज नॉट अ डिसएडवांटेज, ठीक है, इज नॉट अ डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा, एडवांटेज होगा, ठीक है, इसका मतलब वो क्या होगा, एडवांटेज। तो आइए देखें, क्या हम एसी सर्वो मोटर की गैर विशेषताएं होती हैं, गैर रेखीय विशेषताएं, मतलब नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होती है क्या, नहीं बच्चे, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। पहली चीज तो ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, तो याद रखिए लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होती है एसी सर्वो मोटर की। एसी सर्वो मोटर की बात अगर हम लोग करें तो बच्चे ये रोटर हमारा इसमें होता है, और एसी सर्वो मोटर बच्चे टू फेज वाइंडिंग तरीके की मोटर होती है। कैसी मोटर होती है बच्चे, टू फेज वाइंडिंग जैसी मोटर होती है, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ टू फेज वाइंडिंग मोटर, ठीक है, जिसमें कि दो वाइंडिंग्स अपने 90 डिग्री पर रखी रहती हैं, जिसको एक वाइंडिंग होती है बच्चे मेन वाइंडिंग हम लोग बोलते हैं, और बच्चे एक वाइंडिंग होती है आपकी कंट्रोल वाइंडिंग, ठीक है। कंट्रोल वाइंडिंग में बच्चे हम लोग वेरिएबल सप्लाई देते हैं, होती एसी है, हम लोग कैसी सप्लाई देते हैं, वेरिएबल एसी सप्लाई देते हैं। और हम लोग मेन वाइंडिंग में बच्चे क्या देते हैं, आपकी कांस्टेंट एसी सप्लाई देते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग कांस्टेंट एसी सप्लाई देते हैं। अब जो इसमें रोटर होता है ना, वो यहाँ तो केज टाइप यूज होता है। देखिए कुछ बातें देख लीजिए, एसी सर्वो मोटर से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो जो हमारा बच्चे यहाँ रोटर होता है वो केज टाइप रोटर होता है या तो, या ड्रैग टाइप रोटर होता है। तो या तो वो केज टाइप होगा बच्चे या ड्रैग टाइप होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ये मोटर यूज होती है, इसमें क्या होता है कि हम कंट्रोल वाइंडिंग में वेरिएबल एसी देके रोटर की जो रोटेशंस हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेन वाइंडिंग में फिक्स्ड एसी जाएगी या वेरिएबल एसी जाएगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी फिर भी सेम रहेंगी। यहाँ दे दो चाहे वहां दे दो, मतलब मेन वाइंडिंग को दे दो चाहे कंट्रोल वाइंडिंग को, दोनों की फ्रीक्वेंसी बच्चे सेम रहने वाली है। हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल वाइंडिंग में वेरिएबल एसी सप्लाई देके इसकी जो रोटेशंस है उनको चेंज करते हैं। तो कभी हमें थोड़ा सा रोटेशन में अंतर करना हो तो हम रोटर से की जो कंट्रोलिंग है वो हम कंट्रोल वाइंडिंग के द्वारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल वाइंडिंग का अगर हम लोग वेरिएबल वोल्टेज है वो चेंज करें तो इसकी याद रखिएगा चेंज हो जाएगी क्या, रोटर की आपकी चेंज हो जाएगी क्या बच्चे, आपकी रोटेशन चेंज हो जाएगी। बड़ा प्रिसीजन कंट्रोल होता है एसी सर्वो मोटर में, अच्छी बात है, प्रिसीजन कंट्रोल होता है, मतलब बहुत बारीक बारीक कंट्रोल होता है। मतलब आपको थोड़ा सा रोटेशन करना है तो भी आपकी एसी सर्वो मोटर बढ़िया काम करती है। बहुत अच्छी मोटर इसलिए होती है ये क्योंकि छोटा छोटा कंट्रोल भी हम अपने हाथ में रख सकते हैं। रोबोटिक्स वगैरह में यूज हो रही है तो हम उसे यूज कर सकते हैं, एरोप्लेन्स में यूज हो रही है तो यूज कर सकते हैं। ये सब इसकी एडवांटेजेस हैं, ठीक है। हम इसे बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चे, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें जैसे और भी कई जगह हैं यूज करने की,
तो जैसे आपका रोबोटिक्स हो गया, गेम हो गया, सोलर पैनल में मैं आपको बता दूं, जब जैसे अगर हम लोग बात करें बच्चे सोलर ट्रैकिंग सिस्टम में, मतलब क्या होता है, जैसे पैनल है, अब मान लीजिए आपकी धूप आ रही है इधर, ये आपका पैनल लगा हुआ है, ठीक है बच्चे, ये आपका पैनल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ मोटर लगी रहती है। अब मान लीजिए सूरज अभी इधर है, सूरज इधर है, अब सूरज खिसक के इधर आ गया, मतलब भाई सूरज आगे पीछे होता रहता है ना, अपना सन जो है घूम जाता है ना शाम तक आते आते, तो हमारा क्या करेगा, हमारा ये मोटर क्या करेगी, ये मोटर भी सूरज के साथ साथ इसे घुमाती रहती है सोलर पैनल को, यूं करके, यूं जैसे मान लो सोलर पैनल लगा तो ये मोटर यूं करके सूरज के साथ साथ यूं घुमा देगी। तो बहुत बारीक बारीक कंट्रोल भी हम लोग इससे कर सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी क्या कम होती है, निम्नतर दक्षता होती है, नहीं, निम्नतर दक्षता किसी मोटर का कम एफिशिएंसी होना क्या एडवांटेज होगा, कभी नहीं, है ना, क्या उसकी नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज होगा, नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हालांकि इसकी एफिशिएंसी बच्चे 90% एफिशिएंसी तक इसकी होती है इसी सर्वो मोटर की। निम्न शक्ति अनुप्रयोग में उपयोग लाना, मतलब क्या ये मशीन हमारी लेस पावर के लिए यूज होती है, लेस पावर के लिए यूज होती है, हाँ बिल्कुल होती है, ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है, निम्न शक्ति अनुप्रयोग में उपयोग में लाना, है ना, तो ये एक एडवांटेज हमारा है। गति नियंत्रण और स्थापन के लिए कठिन, ये मोटर मतलब स्पीड कंट्रोल और जो स्पीड स्टेबिलिटी वगैरह है, क्या इसका कठिन रहता है, तो ये तो कभी भी एडवांटेज हो ही नहीं सकता। तो आपका बच्चे इसमें जो आंसर दिया है वो हालांकि गलत दिया है, ठीक है, तो निम्न शक्ति अनुप्रयोग में उपयोग में लाया जाता है। निम्न शक्ति अनुप्रयोग में मतलब कि हम इसे लेस पावर के लिए यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं बच्चे, लेस पावर के लिए हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब बात करते हैं 8 mm के वायु अंतरकाल में, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बच्चे, कभी कभी जैसे आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप यूनिट्स देख लिया करिए, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपका लेंथ दे रखा है, तो 8 mm की लेंथ दे रखी है बच्चे, तो मैं मीटर में चेंज करूंगा। हमेशा याद रखना, कोई भी मैग्नेट का क्वेश्चन होगा, कोई भी बच्चे मैग्नेट का क्वेश्चन होगा, उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको सारी क्वांटिटीज मीटर में करनी है। ये मैं एक गोल्डन रूल वाली बात बता रहा हूँ, आगे आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इसको मैं जब मीटर में चेंज करूंगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा बच्चे, -3 हो जाएगा। अब देखिए हमारे फ्लक्स डेंसिटी कितनी है बच्चे, 0.88 टेस्ला है, ठीक है, के लिए। अब देखिए फ्लक्स घनत्व उत्पन्न करने के लिए आवश्यक एमएमएफ होगा, हमें बच्चे एमएमएफ निकालना है ना। अब देखिए B = μH हमारा फॉर्मूला होता है, म्यू को मैं μ0 μr भी लिख सकता हूँ H, ठीक है। अब देखिए मैं इस फॉर्मूले को और खोलूँ तो μ0 μr NI/L भी मैं लिख सकता हूँ ना बच्चे, NI/L भी लिख सकता हूँ। तो आइए अब आइए वैल्यू लिखते हैं। B की वैल्यू बच्चे हम 0.88 लिख देंगे, μ0 की वैल्यू सबको पता है बच्चे 4.5 × 10⁻⁷, और μr बच्चे कुछ नहीं दिया हुआ तो हम एयर कंसिडर करके μr की वैल्यू 1 ले लेंगे, एयर कंसिडर करके ना, ठीक है, तो 1 ले लेंगे। और हमें NI निकालना है, हमें यही तो निकालना है, एमएमएफ ही तो निकालना है। अपॉन लेंथ बच्चे हमारा क्या हो गया, 8 × 10⁻³ हो गया। तो बच्चे एमएमएफ जो है बात करेंगे NI की, अगर हम लोग बात करेंगे तो बच्चे यहाँ से जो NI निकल के आएगा वो निकल के आएगा 560580, 560580 बच्चे निकल के आएगा। या अगर हम लोग टर्न की संख्या भी 1 मान लें तो ये A आ जाएगा 5600, मतलब इसका आंसर हम लोग क्या मान के चलेंगे, 5600। आइए कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। किस प्रकार के डीसी जनरेटर में कौन सा ऐसा जनरेटर होता है जिसमें क्षेत्र कुंडल मतलब फील्ड वाइंडिंग का एक हिस्सा आर्मेचर से जुड़ा होता है और एक हिस्सा आर्मेचर के, देखो एक हिस्सा आर्मेचर वाइंडिंग के साथ होता है और एक हिस्सा आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर या पैरेलल में होता है। तो देखिए एक हिस्सा हमारा ये आर्मेचर वाइंडिंग रही बच्चे आपकी, ठीक है, तो हमारा फील्ड वाइंडिंग का एक हिस्सा, देखो फील्ड वाइंडिंग का एक हिस्सा तो बच्चे हमारा पैरेलल में कनेक्ट है ना, इसे शंट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं और इसे अच्छे कहते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। और तो एक हिस्सा आर्मेचर के साथ में बच्चे ये देखिए सीरीज में कनेक्टेड है और ये बच्चे फील्ड वाइंडिंग, ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये भी फील्ड वाइंडिंग है, ये सीरीज में कनेक्टेड है फील्ड वाइंडिंग, और ये सीरीज, ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये बच्चे किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ऐसा कौन सा हो गया, अब ये कौन सा कनेक्शन हो गया बच्चे, शॉर्ट शंट हो गया ना, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर ना, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर हो गया, है कि नहीं। तो हमारा क्या शंट मोटर ऐसी होती है क्या, नहीं, शंट में पूरा फील्ड वाइंडिंग पैरेलल होती है ना, एक भाग उसका अलग होता ना एक भाग उसका अलग होता, ऐसा नहीं होता।
स्वतंत्र रूप से सक्रिय मतलब सेपरेटली एक्साइटेड की बात कर रहा है, क्या ये सेपरेटली एक्साइटेड इसका आंसर होगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा। श्रेणी सीरीज मोटर में ऐसा होता है? नहीं। संयुक्त मतलब बच्चे कंपाउंड मोटर, तो शंट शॉर्ट शंट का ये क्वेश्चन था और कंपाउंड मोटर में ऐसा होता है। ठीक है बच्चे, आइए बात करते हैं एक सिलिकॉन लौह लौह का मध्य व्यास। अब देखिए कोई एक आयरन कोर है आपकी, उसका मध्य व्यास मतलब उसका जो डायामीटर है वो 100 mm है। अब जब डायामीटर बच्चे दिया है तो मैं रेडियस निकाल लेता हूँ, रेडियस बच्चे 50 mm होगी और मीटर में निकालूंगा तो 10⁻³ से इंटू हो जाएगा। अनुप्रस्थ कटाक्षीय क्षेत्रफल, अगर हमारा एरिया दिया है बच्चे तो वो 500 mm² दिया है बच्चे। नंबर ऑफ टन्स दिया है 600 वर्तनों का कुंडलन है, वर्तनों मतलब नंबर ऑफ टन्स की बात कर रहा है, 600 दिया है। ठीक है, करंट की बात कर रहा है बच्चे 0.8 एम्पियर दिया है, देखिए धारा 0.8 एम्पियर दी है। अब वो कह रहा है कि आपेक्षिक परमीयता मतलब कि रिलेटिव परमिएबिलिटी बच्चे क्या है आपकी 4000 बच्चे हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, जब धारा को 60 मिलीसेकंड में 0 तक कम कर दिया जाए। अब देखिए धारा को कितना कर रहे हैं हम, बिल्कुल 0 पे ले आ रहे हैं, मतलब धारा को 0.8 से लेके 0 एम्पियर तक ले आ रहे हैं। कितने सेकंड में, मतलब टाइम का डिफरेंस क्या हो रहा है बच्चे 60 मिलीसेकंड में, है ना, ले आ रहे हैं। तो ईएमएफ क्या होगा? अब बच्चे ईएमएफ की अगर हम लोग बात करें तो ईएमएफ सब जानते हैं L/dI/dt होता है बच्चे। ठीक है, पर हमें यहाँ पर अलग से L/dI/dt की अगर हम लोग बात करें तो हमें L निकालना पड़ेगा यहाँ पर बच्चे अलग से। तो L क्या होता है बच्चे, L क्या होता है बच्चे, L क्या होता है बच्चे, L क्या होता है? L इज टू म्यू A बाय L। अब देखिए यहाँ n कितना है बच्चे 600 का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बच्चे 600 का स्क्वायर करेंगे। म्यू क्या है बच्चे 4 × 10⁻⁷। अच्छा, म्यू के साथ में बच्चे म्यू नॉट म्यू आर भी हम लोग लिखते हैं फॉर्मूले में, मैं यहीं पे चेंजेस कर देता हूँ, है ना। फॉर्मूले में म्यू नॉट म्यू आर ए होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे 4000, क्योंकि म्यू आर हमारा 4000 है। एरिया बच्चे क्या हो जाएगा 500 mm² है, तो बच्चे ये 500 mm² है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये mm है, मैं इसे मीटर में कंसिडर करूंगा तो बच्चे ये क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6। बच्चे क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6 मीटर में कन्वर्ट करूंगा। तो L यहाँ पर कितना दिया है मेरे बच्चे, L यहाँ कितना दिया है, L कहाँ है, L कितना दिया है बच्चे, L माने की लेंथ। अब देखिए किसी भी गोल चीज की लेंथ जो निकाली जाती है वो उसके सरकमफ्रेंस के मतलब उसकी परिधि के हिसाब से होती है। ये जो सरकमफ्रेंस है उसके हिसाब से होगी, 2πr के हिसाब से होगी। तो 2π × r, r बच्चे कितना है 50 × 10⁻⁻3। तो याद रखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये परिधि की बात कर रहा है, लेंथ। हम किसी भी राउंड चीज की लेंथ क्या होती है बच्चे 2πr होती है, सरकमफ्रेंस होती है ना। तो जब हम लोग बच्चे बात करेंगे इसकी, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग है बच्चे ना, ये अलग है। ठीक है, तो जब हम लोग बात करें बच्चे इसका आंसर क्या आएगा यहाँ से L का बच्चे, L का यहाँ आंसर क्या आएगा, जो हमारा L कैलकुलेट करेंगे ये आएगा बच्चे 2.88, तो -2.88 इंटू DI। बच्चे DI में क्या चेंज है, करंट में क्या चेंज है 0.8 से 0, तो 0.8 से 0 मतलब कि 0.8 ही चेंज हो गया। और टाइम कितना हो गया बच्चे 60 मिलीसेकंड ना, 60 मिलीसेकंड। ठीक है, तो 16 × 10⁻⁻3 लिखेंगे। तो जब हम ये निकालेंगे ना बच्चे तो 38.4 वोल्ट आएगा माइनस का। ठीक है, तो ये आपका बच्चे आंसर हो जाएगा C। क्लियर है कि नहीं बच्चे, कमेंट करिएगा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लास कैसी लगी आपको ये भी कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल जरूर जोड़ लीजिए, मैं वहाँ पर खुद अवेलेबल हूँ। आपको जो भी चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए होगी मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा के दूंगा। ठीक है ना। चलिए एस की अगर हम लोग बात करें बच्चे, किसी जनरेटर की बात कर रहा है, 40 MVA का जनरेटर है ना बच्चे, और केवी की बच्चे बात कर रहा है 14.6 केवी का है। ठीक है, तो एक जनरेटर है जिसका MVA 40 है और केवी उसका 14.6 है। वो बोल रहा है बेस इम्पीडेंस, तो बच्चे ZB क्या होगा, बेस इम्पीडेंस क्या होता है फॉर्मूला kV²/MVA, kV²/MVA फॉर्मूला होता है, जिसमें kV² क्या हो गया बच्चे 14.6 का होल स्क्वायर अपॉन MVA क्या हुआ बच्चे 40। ठीक है, MVA कितना हुआ बच्चे 40 हुआ कि नहीं हुआ बच्चे MVA 40। ठीक है, बताइए kV²/MVA हुआ कि नहीं हुआ, तो आपका बच्चे आंसर आया 5.33 ओम,
5.33 ओम आपका बच्चे आंसर आया। ठीक है, आइए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक 3 फेज परिणाम मित्र ट्रांसफार्मर में 3 फेजों को जोड़ने का संभावित तरीका नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा कनेक्शन नहीं हो सकता 3 फेज का, ये बात कर रहा है। तो देखिए जिगजैग स्टार होता है। पहले तो मैं आप लोगों को कुछ कनेक्शंस लिखवा देता हूँ। ठीक है, कुछ कनेक्शंस लिखवा देता हूँ। बच्चे देखिए जानकारी मैं इतनी दे देता हूँ किसी भी एक क्वेश्चन से रिलेटेड कि आप लोगों को अगर सेशन नहीं देख रहे हैं तो मैं आपको बोलूँ आप रिकॉर्डेड देख लीजिए, बाद में देख लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए, पर देखिएगा ज़रूर, वरना ये इन्फॉर्मेशन मिस होगी ना तो आप लोगों को दिक्कत बहुत होगी फिर, है ना, आप लोग सीख नहीं पाएंगे। फेज डिफरेंस पॉसिबल, तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर हम लोग बात करें कनेक्शंस की अलग अलग तो क्या क्या फेज डिफरेंसेस आएंगे। तो देखिए स्टार स्टार हमारा एक कनेक्शन होगा। ठीक है, हमारा आपका जो है स्टार डेल्टा एक कनेक्शन हो जाएगा, हमारा जो है डेल्टा डेल्टा बच्चे एक कनेक्शन हो जाएगा, और हमारा बच्चे डेल्टा जिगजैग एक कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है, जिगजैग स्टार या जिगजैग डेल्टा ये एक तरीके के कनेक्शंस होते ही होते हैं। ठीक है, डेल्टा भी कनेक्शन होता है, स्टार भी कनेक्शन होता है। तो जो कनेक्शन नहीं होता, ये हेक्सोग्राम, बच्चा हेक्साग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, ये हेक्साग्राम कोई कनेक्शन नहीं होता ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है, तो आंसर तो आपका यही हो गया, क्योंकि वो नहीं पूछ रहा है, नहीं हो सकते। ठीक है, तो जब बात नहीं की आती है तो थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ता है। आइए, तो जब इसकी फेज डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो बच्चे जब स्टार स्टार लेंगे तो इनपुट आउटपुट में 0 180 फेज डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे बच्चे प्लस माइनस 30 का डिफरेंस हो सकता है। यहाँ बच्चे 0 से 180 डिग्री का डिफरेंस हो सकता है, और यहाँ पर भी बच्चे 0 से 180 डिग्री का डिफरेंस हो सकता है। जिगजैग जो आपका डेल्टा जिगजैग जो है ना बच्चे, जो ये यूज होता है, ये अनबैलेंस लोड को सप्लाई देने के लिए ये कनेक्शन यूज होता है। मतलब दिस कनेक्शन इज यूज टू, दिस कनेक्शन इज यूज टू, दिस कनेक्शन इज यूज टू, दिस कनेक्शन इज यूज टू सप्लाई अनबैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड। ठीक है, अनबैलेंस लोड को सप्लाई करने के लिए होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें से कौन सा मैग्नेटिक योग का पर्पस नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, मैग्नेटिक योग का बच्चे पर्पस नहीं है। अब बताइए इसका जवाब आप दीजिए बच्चे, इसका जवाब आप दीजिए, इसका जवाब आप दीजिए बच्चे, इसका जवाब आप दीजिए, दीजिए बच्चे इसका जवाब। इसका जवाब आप दीजिए। तो देखिए इनमें से किसका पर्पस नहीं है मैग्नेटिक योग का। देखिए ये क्वेश्चन मैग्नेटिक योग क्या क्या काम करता है, आपको ये चीज़ सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि मैग्नेटिक योग क्या क्या काम करता है। अब देखिए ना, यहाँ पर ये मैग्नेटिक योग है। ठीक है, और कुछ मैग्नेटिक योग आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए ना ध्यान से, यहाँ क्या है, मान लीजिए नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। अब मान लीजिए यहाँ पर से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं, ये 1 2 3 4, ये 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं। ठीक है, मान लीजिए ये 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं, तो ये आपका नॉर्थ से साउथ जाती हैं। तो बच्चे 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, यहाँ से होके जाएंगी ऊपर वाले हिस्से से योग के, और 2 फील्ड लाइंस बच्चे नीचे वाले हिस्से से होके जाएंगी योग के। ठीक है, नीचे वाले हिस्से से होके जाएंगी योग के। ये मैं थोड़ा और अच्छे से बना दे रहा हूँ। ये 2 फील्ड लाइंस नीचे वाले योग से होके जाएंगी, ये नीचे वाले योग से होके जाएंगी। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है बच्चे, योग के अंदर से फ्लक्स होके जाता है, और योग क्या करता है, 5/2 फ्लक्स को रास्ता प्रदान करता है। 5/2 फ्लक्स को रास्ता प्रदान करता है। तो देखिए इट प्रोवाइड लो रिलक्टेंस, इसको लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करना चाहिए, है ना। तो ये इसका पर्पस है, ये स्टेटमेंट सही है। इट कैरीज मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द पोल, क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स अपने अंदर रखता है, हाँ भाई बिल्कुल रखता है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग का बात काम करता है, मतलब ये किसी मोटर को, मशीन को मैकेनिकल डैमेज से बचाता है, हाँ बचाता है भाई। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है पोल्स को। अब देखिए पोल्स यहाँ पर बोल्टेड रहते हैं, कैसे, काउंटर शंक स्क्रू से। कौन से बच्चे, काउंटर शंक स्क्रू से, काउंटर शंक स्क्रू से बोल्टेड रहते हैं यहाँ पर बच्चे। ये पेपर में पूछा गया था, पोल्स आपके बोल्टेड रहते हैं योग से, काउंटर शंक स्क्रू से। तो ये चौथा आपका, बड़े सारे ऑप्शन सही हैं।
तो ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो आंसर गलत है आपका, मतलब आपका ये क्वेश्चन गलत है, सारे ऑप्शन सही हैं, सारा ऑप्शन सही है, और वो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो सब सही है। आइए, इनमें से कौन सा करेक्टली इस एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये एक्सप्रेशन आया कहां से है वो बात समझेंगे। देखिए बच्चे, आपका जो ब्रेक टेस्ट होता है, ठीक है, जो आपका बच्चे ब्रेक टेस्ट होता है, तो ब्रेक टेस्ट की अगर हम लोग बात करें बच्चे, हालांकि डीसी मशीन में शुरुआत से बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। डीसी मशीन की अगर हम लोग बात करें ना बच्चे, तो डीसी मशीन में दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक डायरेक्ट टेस्ट होता है बच्चे और एक इनडायरेक्ट टेस्ट होता है, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट टेस्ट होते हैं बच्चे, उसमें 3 4 5 तरीके के टेस्ट होते हैं। स्विम बर्न होता है बच्चे, आपका स्विम बर्न टेस्ट होता है, आपका रिटार्डेशन टेस्ट होता है, ठीक है, रिटार्डेशन टेस्ट होता है, आपका बच्चे हॉपकिंसन टेस्ट होता है, हॉपकिंसन टेस्ट होता है, ठीक है, आपका बच्चे फील्ड टेस्ट होता है। ये सब इनडायरेक्ट टेस्ट है, ठीक है। हालांकि स्विम बर्न आपका नो लोड का टेस्ट होता है, ठीक है। हॉपकिंसन बच्चे आपका ऑन लोड का टेस्ट होता है डीसी मशीन में, है ना, ऑन लोड टेस्ट होता है। फील्ड टेस्ट बच्चे आपका सीरीज मोटर के लिए, ये आपका टेम्परेचर फाइंड करता है, ठीक है। और रिटार्डेशन टेस्ट बच्चे सीरीज मशीन के लिए होता है, सीरीज मशीन के लिए होता है। तो जो इनडायरेक्ट टेस्ट होता है बच्चे, वो ब्रेक टेस्ट होता है, वो ब्रेक टेस्ट होता है। तो ब्रेक टेस्ट के अंदर जब हम शाफ्ट टॉर्क के लिए निकालेंगे, तो यही बच्चे आपका शाफ्ट टॉर्क, अब देखिए ब्रेक टेस्ट हम पूरा तो करेंगे नहीं अभी, पर ब्रेक टेस्ट के अंदर जो शाफ्ट टॉर्क की आपकी वैल्यू निकलेगी बच्चे, वो ये होती है, ठीक है। वो बच्चे क्या होती है, 9.55 आपकी ये वैल्यू होती है ब्रेक टेस्ट के अंदर। क्लियर है इतनी बात, जो शाफ्ट टॉर्क के लिए निकलती है। आगे चलते हैं। जब ईएमएफ आपूर्ति वोल्टेज के डैश के बराबर होता है, तो मोटर द्वारा विकसित सकल यांत्रिक शक्ति अधिकतम होती है। तो देखिए, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड जो होती है, वो मैक्सिमम बच्चे कब होती है, जब आपका बैक ईएमएफ की वैल्यू वोल्टेज बाय 2 हो जाए, मतलब आपका डेली इज द राइट आंसर, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, बैक ईएमएफ और वोल्टेज का रेशियो क्या होना चाहिए बच्चे, 1/2 होना चाहिए, ठीक है, 1/2 होना चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं कि एक आदर्श परिणामित्र में, ट्रांसफार्मर में, मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर में के लिए सत्य नहीं है। देखिए, जब भी क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, है ना, अभी आप लोगों को कैसा लग रहा है क्लास, बताइएगा जरूर। और टेलीग्राम लिंक, और वहां पर मैं भी मिलूंगा, आप सुबह 7 शाम 7 मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है। लेक्चर हम लोग ले रहे हैं 0 to हीरो बैच और समस्या का समाधान बैच। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इसमें से कौन सी चीज सत्य नहीं है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, आइडियल ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस नहीं होता है। हाँ भाई, आइडियल ट्रांसफार्मर में ना आयरन लॉस कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना भैया, बोलिए ना बच्चों, बताइए, आइडियल ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस होगा क्या, नहीं होगा ना। कोई ओबीए प्रतिरोध नहीं होता, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, रेजिस्टेंस 0 होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। इनमें से हानि रहित क्रोड पर, हानि रहित क्रोड मतलब लॉस लेस कोर, लॉस लेस कोर, ठीक है, लॉस लेस कोर पर 2 शुद्ध प्रेरक कुंडलियां कुंडलित होती हैं। अब ये भी सही बात है, बिल्कुल, है ना। तो क्या चीज, अब ये क्या बोला है, छोटी मात्रा में ताम्र हानि होती है, मतलब कॉपर लॉस होता है, लेस कॉपर लॉस होता है। अब वो आइडियल ट्रांसफार्मर कह रहा है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में लेस कॉपर लॉस कैसे हो सकता है, नहीं होगा। इसका मतलब जो, क्योंकि वो नहीं पूछ रहा है, सत्य नहीं है, तो ये चीज नहीं है सत्य भैया, कॉपर लॉस 0 होंगे। ताम्र हानि मतलब बच्चे कॉपर लॉस 0 होनी चाहिए, आइडियल दिया है ना ट्रांसफार्मर, तो ये आपका आंसर सही हो गया है, क्योंकि नहीं पूछा है, ठीक है। सर्वो मैकेनिज्म के लिए इनमें से कौन सा एग्जांपल है। देखिए बच्चों, सर्वो मैकेनिकल की जो मोटर है, वो मिसाइल लॉन्चर में भी यूज होती है, पावर स्टीयरिंग ऑटोमोबाइल में भी यूज होती है, और रोल स्टेबलाइजेशन इन शिप, मतलब कुल मिला के शिप्स में भी यूज होती है। तो कहाँ यूज नहीं होती बच्चे, स्पीड गवर्नर में यूज नहीं होती। स्पीड गवर्नर बच्चे कहाँ यूज होता है, हमारा सिंक्रोनस मशीन में यूज होता है। आपका जो है टरबाइन पर जो स्पीड से मारा जाता है, जब कोई भी मैकेनिकल, मतलब जब स्टीम मारी जाती है, तो वहाँ उसको गवर्नर यूज होता है, ठीक है ना। मतलब टरबाइन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो यूज होता है वो गवर्नर होता है। टरबाइन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो यूज होता है बच्चे, वो गवर्नर होता है ना। आइए, तो इनमें से अगर ये पावर सिस्टम बच्चे शुरू हो गई ना, इनमें से कोरोना के प्रभाव, ये आपने आंसर कर लिया ना, तो स्पीड गवर्नर नॉट एन एग्जाम्पल बोल रहा है ना, तो स्पीड गवर्नर सही है।
इस कथन का चयन करें, कोरोना के प्रभाव को सही तरीके से परिभाषित नहीं करता। कोरोना के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो याद रखिए, हिजिंग नॉइस आती है, उत्पन्न करता है कोरोना, हाँ वही करता है, ठीक है। ओजोन गैस पैदा करता है, करता है। यह शक्ति हानि के साथ होता है, बिल्कुल पावर लॉस होती है जब कोरोना लॉस होता है, और वो किसके बराबर होती है? F+25 के बराबर होती है, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। अब इसका मतलब F+25 के प्रोपोर्शनल होती है। तो चालक के, क्या ये सही है स्टेटमेंट? चालक के चारों ओर, मतलब कंडक्टर के चारों ओर व्हाइट रोशनी, व्हाइट कलर दिखाई देता है? नहीं बच्चे, वॉयलेट कलर दिखाई देता है या ब्लू कलर दिखाई देता है। और वो क्यों देता है? क्योंकि ओजोन गैस रिलीज होती है, O3 गैस रिलीज होती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। वो नहीं पूछ रहा है ना कि कौन सा गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपका बॉम्बे इज द राइट आंसर ना। चलिए आगे, अब हम लोग बात करेंगे बच्चे, देखिए आपका है क्रिटिकल करंट के लिए दिया हुआ है। अगर क्रिटिकल करंट IC है, ठीक है, और सर्ज इम्पीडेंस Z0 है, तो बेसिक इंपल्स इंसुलेशन लेवल निकालिए। तो जो बेसिक इंपल्स इंसुलेशन लेवल होता है बच्चे, इसका एक फॉर्मूला होता है, और उसका जो फॉर्मूला किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ये IC Z0/4 से कैलकुलेट होता है। हालांकि ये एक डेरिवेशन के बाद आता है, बट हम लोगों को खाली फॉर्मूला टिक करना था, तो हमने फॉर्मूला टिक करा है। C इज द राइट आंसर। बात करते हैं बेस इंपीडेंस। बच्चे मैंने ये बेस इंपीडेंस का क्वेश्चन पहले ही करा दिया है, इसका दिल्ली इज द राइट आंसर ना। बेस इंपीडेंस से मैंने पहले ही करा दिया है। इनमें से फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट इंडिया में कौन सा था? बच्चे हैदराबाद में, तेलंगाना में हैदराबाद है ना, तो यहाँ पर ये फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट था। और कौन सा था? हुसैन सागर। बच्चों कौन सा था? हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट आपका था। एक बात और अभी लेटेस्ट की अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है? विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। ये हमारा लेटेस्ट है बच्चे, ये हमारा क्या है? लेटेस्ट पावर प्लांट है, और 4750 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। MP सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में, MP में सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में बच्चे ये पावर प्लांट है। सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, चलिए यूटिलाइजेशन फैक्टर की बच्चे ये बात कर रहा है, तो ये बच्चे क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ऑन द जनरेटिंग सिस्टम ऑन द रेटेड सिस्टम कैपेसिटी, है ना। तो आपका जो C है यही आपका बच्चे आंसर होता है। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? ये सीधा सीधा बच्चे रेशो होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है बच्चे। और डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा बच्चे ग्रेटर देन 1 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। और बाकी के जितने फैक्टर हैं सब लेस देन 1 होते हैं। बाकी के जितने भी फैक्टर हैं बच्चे वो सब लेस देन 1 होते हैं, सब लेस देन 1 होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक सिंगल फेज लाइन में दो चालक, मान लीजिए कि एक सिंगल फेज लाइन में दो चालक है जिनकी समान त्रिज्या है, मतलब दोनों का रेडियस भी सेम है, ऐसा ये कह रहा है क्वेश्चन में। चालकों के बीच का मतलब डिस्टेंस, दो चालकों के बीच का डिस्टेंस भी बच्चे d है मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे में जो धारिता प्रति इकाई लंबाई होगी वो क्या होगी? मतलब कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है बच्चे, क्या होगी? तो याद रखिए A इज द राइट आंसर बच्चे, आपका A इज द राइट आंसर, क्लियर है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चे, है ना। आर्क फर्नेस, बच्चे आर्क फर्नेस में कितनी बार आप लोगों को हर पेपर में बताता आया हूं, मतलब हर आखिरी अभ्यास में भी मैंने ये कराया, तो बहुत बार आर्क फर्नेस के बारे में डिटेल में बताया है। और जो आर्क फर्नेस का पावर फैक्टर होता है बच्चे वो 0.7 से 0.85 होता है, ठीक है। अब देखिए ये डिजिटल आ गई, डिजिटल से आप दोबारा से मेन वीडियो में जा सकते हैं, कृष्णा सर ने पूरा का पूरा आपको करवाया है, ठीक है। तो बच्चे मेरे कुछ वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए ये सब्जेक्ट का मैंने अलग से अपलोड किया है, क्लियर है बच्चे इतनी बात। तो चलिए मुलाकात करते हैं सुबह 7 शाम 7, और आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके रखिएगा, शेयर जरूर करिए, इतनी हेल्प आप करिए। मैं जल्दी से जल्दी डिजिटल बोर्ड पे आऊँगा, बट आपको शेयर करना पड़ेगा, मेरी हेल्प भी तो करनी पड़ेगी आपको। मुझे लगेगा ना कि मुझसे बच्चे जुड़ रहे हैं तो मैं डिजिटल बोर्ड बिल्कुल आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और डिजिटल बोर्ड पर ही क्लास लूँगा। आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है बच्चों।